कश्मीर और आसपास के एरिया जैसे गिलगिट, जम्मू और लद्दाख अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग एम्पायर्स के अंडर में रहे। इन सालों में ये एरिया हिंदू रूलर्स, मुस्लिम एम्परर्स, सिख रूलर्स, अफगान और ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में भी रहे। एडी 1000 से पहले कश्मीर बुद्धिज्म और हिंदुइज्म का एक इम्पोर्टेंट सेंटर था। गोनंदित्या, करकोटा, लाहौर जैसी डायनेस्टीज ने कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के आसपास के एरिया को रूल किया। 1339 तक चलने वाली हिंदू डायनेस्टी के बाद शाह मीर ने मुस्लिम रूल शुरू किया और पहला मुस्लिम रूलर बना, जिससे शाह मीर डायनेस्टी की शुरुआत हुई। कई सेंचुरीज बाद लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर यूसुफ शाह चाक को मुगल एम्परर अकबर ने डिथ्रोन कर दिया। अकबर ने 1587 में कश्मीर पर कब्जा करके मुगल एम्पायर का हिस्सा बनाया। बाद में औरंगजेब ने एम्पायर को और एक्सपेंड किया। इस तरह मुगल रूल के दौरान जो पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में फैला था, कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट था, लेकिन एक इंडिपेंडेंट नेशन नहीं था। औरंगजेब के बाद के सक्सेसर काफी वीक थे और इसलिए कश्मीर को होल्ड नहीं कर पाए। मुगल एरा के बाद रीजन पे अफगान, सिख्स और डोगरा रूल आया। 1752 में अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया और उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह के सिख फोर्सेस ने कश्मीर को एनेक्स करके मुस्लिम रूल को खत्म कर दिया। सिख्स ने कश्मीर को 1846 तक रूल किया। उसके बाद फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में ब्रिटिशर्स ने उनको हरा दिया, जिसके बाद कश्मीर ब्रिटिश एम्पायर के अंडर एक प्रिंसली स्टेट बना दिया गया, जिसको रूल किया डोगरा डायनेस्टी ने। महाराजा गुलाब सिंह, जो कि डोगरा डायनेस्टी के एक रूलर थे, उन्होंने 1846 में ब्रिटिश इंडिया के साथ एक ट्रीटी साइन करी। इस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ अमृतसर। इस ट्रीटी के अंदर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को 75 लाख रुपीस दिए, जिसके बदले उन्हें कश्मीर और कुछ और एरिया मिल गया और इस तरह जम्मू और कश्मीर एक ही राज्य के रूप में यूनाइटेड हुआ और उसकी स्थापना हुई। बाद में जोरावर सिंह डोगरा आर्मी के एक जनरल थे। उन्होंने लद्दाख, बाल्टिस्तान, गिलगिट, हुंजा, यागिस्तान जैसे नॉर्दर्न एरियाज में कई कैंपेन्स चलाए और छोटी छोटी प्रोविंसेस को अपने राज्य में मिला लिया। उनके एफर्ट्स की वजह से महाराजा गुलाब सिंह का क्षेत्र और बढ़ गया। लेकिन 1846 से 1947 तक जम्मू और कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट बना रहा, जिसका कंट्रोल ब्रिटिशर्स के पास था। बाकी सारे प्रिंसली स्टेट्स की तरह कश्मीर के पास भी पार्शियल ऑटोनॉमी थी, क्योंकि असली कंट्रोल ब्रिटिशर्स के पास था। पार्टीशन के टाइम 1947 में जम्मू एंड कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था। ब्रिटिशर्स ने सब प्रिंसली स्टेट्स को एक ऑप्शन दिया, या तो इंडिया में ज्वाइन करो या फिर पाकिस्तान, या इंडिपेंडेंट रहो। उस टाइम कश्मीर के रूलर महाराजा हरि सिंह थे, जो महाराजा गुलाब सिंह के ग्रेट ग्रैंडसन थे। वो हिंदू थे, लेकिन उनके स्टेट की मेजोरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम थी। वो ना इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते थे, ना पाकिस्तान के साथ। तो महाराजा हरि सिंह ने इंडिया और पाकिस्तान के साथ नेगोशिएट करके अपने स्टेट को इंडिपेंडेंट स्टेटस दिलाने की कोशिश की और 12 अगस्त 1947 को उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट प्रपोज किया कि जब तक एसेशन पे फाइनल डिसीजन नहीं होता है, तब तक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट रहेगा। पाकिस्तान ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वहीं इंडिया ने महाराजा से बोला कि वो अपना ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव दिल्ली भेजें फॉर फर्दर डिस्कशन। कश्मीरी लोग इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट में काफी एक्टिव थे। दे वांटेड टू एंड ब्रिटिश रूल, लेकिन वो इंडिपेंडेंस के बाद डोगरा डायनेस्टी के अंडर भी नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने डेमोक्रेसी को मोनार्की से बेटर माना। ये स्टेट हमेशा से सेकुलर रहा। यहाँ हिंदू, मुस्लिम और सिख रूल का रिकॉर्ड रहा था। इवन दो वहाँ मेजोरिटी मुस्लिम ज्यादा थी, लेकिन वहाँ अच्छी खासी हिंदू कम्युनिटी भी थी। अब इंडिया ने 1947 में प्रपोज किया कि एक प्लेबिसाइट, मतलब जनमत सहमति करके कश्मीरी लोगों की चॉइस डिसाइड की जाए, विद टॉप लीडर्स लाइक शेख अब्दुल्ला सपोर्टिंग सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड पैन इंडियन नेशनलिज्म। इंडिया को यकीन था कि अगर वोटिंग हुई तो उसमें वो जीत जाएगा, क्योंकि इंडिया ने जूनागढ़ के केस में भी यही सेम अप्रोच ली थी। इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन के दौरान जूनागढ़ के लास्ट मुस्लिम रूलर मोहम्मद महाबत खानजी III ने अनाउंस किया कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे, जबकि स्टेट की मेजोरिटी हिंदू थी, जिसकी वजह से काफी प्रोटेस्ट हुए और वोट के बाद जूनागढ़ इंडिया में मिल गया। पाकिस्तान ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट तो साइन किया था, लेकिन उसकी नजर कश्मीर पे थी। अक्टूबर 1947 में उन्होंने ट्राइबल मिलिटेंट्स को सपोर्ट करके कश्मीर पर अटैक कराया और अग्रीमेंट तोड़ दिया। इंडियन मिलिट्री सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन गुलमर्ग नाम का एक प्लान बनाया था और उसको एक्शन में सबसे पहले 20 अगस्त 1947 को लागू किया। प्लान के हिसाब से 20 ग्रुप बनाए जाने थे। हर ग्रुप में 1000 पश्तून ट्राइब्समैन होने थे। इसमें 10 ग्रुप कश्मीर वैली में मुजफ्फराबाद रूट से अटैक करेंगे और बाकी के 10 ग्रुप पुंछ, भीमर और रावलकोट में रेबल्स के साथ मिलकर जम्मू की तरफ बढ़ेंगे। पश्तून रेडर्स ने अक्टूबर 1947 में कश्मीर इन्वेड करके काफी एरिया पर कंट्रोल कर लिया। अब इस अटैक के बाद महाराजा हरि सिंह ने फ्री इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन से मदद की अपील की। अब इंडिया ने मदद देने के लिए कंडीशन रखी कि महाराजा हरि सिंह को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना होगा, और महाराजा हरि सिंह ने 1947 में इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया। और साथ ही में ये भी डिसाइड हुआ कि सिचुएशन नॉर्मल होने पर जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की राय उनके फ्यूचर के बारे में ली जाएगी।
अब जैसे ही एक्सेशन के डॉक्यूमेंट्स पे साइन हुए, इंडियन आर्म फोर्सेज ने एक्शन में आकर पाकिस्तान सपोर्टेड ट्राइबल असोल्ट को रोका और इंडिया ने ज्यादातर पाकिस्तान सपोर्टेड ट्राइबल मिलिटेंट्स को कश्मीर से निकाल दिया। लेकिन कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान का कंट्रोल अभी भी रह गया। इंडिया का मानना है कि ये एरिया इलीगली कब्जे में लिया गया था और इसी को पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, लेकिन इंडिया इस टर्म को मान्यता नहीं देता। इंडिया इस एरिया को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बुलाता है। इस तरह 1947-48 में इंडिया और पाकिस्तानी फोर्सेस ने कश्मीर पर अपनी पहली लड़ाई लड़ी। अब इंडिया इस मैटर को यूनाइटेड नेशन तक लेके गया। 1 जनवरी 1948 को अपना डिस्प्यूट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखा। यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान UNCIP बनने के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने 21 अप्रैल 1948 को रेजोल्यूशन 47 पास किया। ये यूएन रेजोल्यूशन इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए बाइंडिंग नहीं था और रेजोल्यूशन 47 में कहा गया था कि इस डिस्प्यूटेड एरिया के स्टेटस को डिसाइड करने के लिए रेफरेंडम होना चाहिए। रेफरेंडम आमतौर पर वो वोट है जो इलेक्टोरेट किसी खास मुद्दे या कानून पर करता है और ज्यादातर ये प्रोसेस गवर्नमेंट या लेजिस्लेचर खुद शुरू करती है। और वहीं प्लेबिसाइड की बात करें तो ये सीधा सिटीजन्स का वोट होता है किसी मुद्दे पर, जो अक्सर गवर्नमेंट के स्टेप्स को लेजिटिमाइज करने के लिए होता है। रेजोल्यूशन 47 में बोला गया कि पाकिस्तान को अपनी ट्रूप्स पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से हटानी होगी और वहीं इंडिया से भी कहा गया कि अपनी मिलिट्री प्रेजेंस इस एरिया में कम से कम रखें। लेकिन पाकिस्तान ने इसको रिजेक्ट कर दिया। उसने अपने ट्रूप्स हटाने से इनकार कर दिया और इस तरह कश्मीर प्रैक्टिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब पहले इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट के बाद UNCP के सुपरविजन में पाकिस्तान और इंडिया के मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव्स कराची में मिले और 27 जुलाई 1949 को कराची एग्रीमेंट साइन किया गया। इस एग्रीमेंट ने कश्मीर में एक सीजफायर लाइन स्थापित कर दी। इसके बाद 2 जुलाई 1972 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शिमला एग्रीमेंट साइन होता है। 1971 की वॉर के बाद, जिस वॉर के बाद बांग्लादेश बना, इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से प्रेसिडेंट जुल्फिकर अली भुट्टो शिमला में मिलते हैं और इस मीटिंग में 1949 की जो सीज फायर लाइन थी जम्मू एंड कश्मीर में, उसको लाइन ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। दोनों कंट्रीज ने एग्री किया कि इस लाइन की रिस्पेक्ट करेंगे बिना अपनी ओरिजिनल क्लेम्स पर प्रभाव डाले। सारे डिस्प्यूट्स को दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण नेगोशिएशन से सॉल्व करने का वादा किया गया और बोला गया कोई थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा और साथ ही साथ प्रिजनर ऑफ वॉर को एक्सचेंज करना, डिप्लोमेटिक टाइज को रिस्टोर करना और गुड नेबरली रिलेशन डेवलप करने के लिए भी प्रोविजन रखे गए। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि क्यों अब तक प्लेबिसाइड या रेफरेंडम नहीं हुआ। यूएन रेजोल्यूशन 47 के तहत पाकिस्तान को पहले अपना एरिया छोड़ना था, तभी प्लेबिसाइड हो सकता था, लेकिन पाकिस्तान अपने ट्राइब्स और अपनी फोर्सेस वहां से नहीं निकाली तो कंडीशन प्रेसिडेंट पूरी नहीं हुई। जनवरी 1949 में जो सीज फायर एग्री हुआ उसने लाइन ऑफ कंट्रोल एस्टैब्लिश कर दी, जो अब तक एज अ प्रैक्टिकल बाउंड्री ट्रीट होती है। जब तक दोनों साइड्स इस पर एग्री करके ट्रूप्स पीछे नहीं करते, प्लेबिसाइड ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल है। 1948 से 50 के बीच यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान मीडिएटर था, लेकिन फिर डायरेक्ट इंडिया और पाकिस्तान टॉक्स, जिसको शिमला एग्रीमेंट बोलते हैं, उसको प्रायोरिटी मिली, जिसमें कहा गया था कि सारे डिस्प्यूट सिर्फ दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण नेगोशिएशन से सॉल्व होंगे। 1947-48 के बाद 1965 और 71 में भी 2 और वॉर हुई। हर बार मिलिट्री एक्शन के बाद दोनों तरफ सस्पिशन बढ़ते गए। फ्री एंड फेयर वोट अरेंज करना मुश्किल है। इंडिया का कहना है कि महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को जो एक्सेशन साइन किया वो इर्रेवोकेबल है, इसलिए उनके नजरिए में प्लेबिसाइड का कोई बेसिस नहीं बनता। इन शॉर्ट, प्लेबिसाइड की शुरुआती कंडीशन पाकिस्तान का विड्रॉल और दोनों तरफ की ट्रूप्स को पीछे हटाना अभी तक पूरा नहीं हुआ और उसके बाद यूएन मीडिएशन को शिमला एग्रीमेंट ने रिप्लेस कर दिया। इस वजह से 1947 से लेकर अब तक रेफरेंडम नहीं हो पाया। अब हम बात करते हैं कश्मीर में बनी पहली पॉलिटिकल पार्टी पर। 1925 में कश्मीर की पहली पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनती है, जिसके प्रेसिडेंट थे शेख अब्दुल्ला। 1938 में इसका नाम चेंज करके नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सेकुलर पार्टी के तौर पर उभरी, जो कि लिंक्ड करी गई कांग्रेस के साथ। शेख अब्दुल्ला जो थे वो नेहरू जैसे टॉप नेशनलिस्ट लीडर के क्लोज फ्रेंड थे। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक पॉपुलर मूवमेंट लॉन्च किया महाराजा को हटाने के लिए और शेख अब्दुल्ला ही उस मूवमेंट के लीडर बने। जब महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साइन किया था, तब मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू एंड कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर थे। शेख अब्दुल्ला पाकिस्तान ज्वाइन करने के अगेंस्ट में थे, लेकिन उन्होंने प्रो रेफरेंडम स्टांस लिया और फॉर्मल एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को डिले कर दिया, जिसके बाद प्रो इंडिया अथॉरिटीज ने स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस करके शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट कर लिया। फिर नई बनी जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने भारत के साथ अपनी एक्सेशन को ऑफिशियली रेटिफाई कर दिया और 1957 में कश्मीर ऑफिशियली इंडियन यूनियन में शामिल हो गया। एक्सटर्नल लेवल पे 1947 के बाद कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट इशू बना रहा। पाकिस्तान हमेशा कहता है कि कश्मीर वैली पाकिस्तान का हिस्सा होनी चाहिए और इस क्लैश की वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच 4 मेन वॉर्स हुई।
1947, 1965, 1971 और 1998 में कारगिल वॉर। अब कश्मीर रीजन का पाकिस्तान ही सिर्फ इलीगल ऑक्यूपेंट नहीं था, इसमें चाइना ने भी जम्मू एंड कश्मीर के कुछ हिस्सों पर क्लेम करना स्टार्ट कर दिया। 1950 में चाइना ने धीरे धीरे ईस्टर्न कश्मीर अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया और 1962 में इंडिया ने चाइना के अगेंस्ट वॉर की, लेकिन चाइना ने इंडिया को हरा दिया। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान ने ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट सक्षम वैली चाइना को गिफ्ट दे दी। इंटरनल लेवल पे देखें तो इंडियन यूनियन के अंदर कश्मीर के स्टेटस को लेकर एक डिस्प्यूट चलता आया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कश्मीर को ऑटोनॉमी और स्पेशल स्टेटस दिया गया था आर्टिकल 370 के थ्रू। आर्टिकल 370, 371, 35A जैसे आर्टिकल्स उन प्रिविलेजेस से जुड़े हुए हैं जो जम्मू एंड कश्मीर को दिए गए। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू एंड कश्मीर को ये स्पेशल स्टेटस मिला। बाकी स्टेट्स के मुकाबले जम्मू एंड कश्मीर को ज्यादा फ्रीडम भी मिली। इनके पास अपना ही कॉन्स्टिट्यूशन था, मतलब स्टेट की इंटरनल लॉज खुद बनाने का हक इनको मिला था। और साथ ही में एक प्रिविलेज ये मिला कि पार्लियामेंट के लॉज तभी अप्लाई होंगे जब स्टेट की तरफ से रजामंदी होगी। और यही नहीं, नॉन कश्मीरी इंडियंस जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉपर्टी भी नहीं खरीद सकते थे। मार्च 1948 में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद शेख अब्दुल्ला ने बड़े लैंड रिफॉर्म्स और आम लोगों के हित में पॉलिसीज शुरू करी, लेकिन जल्दी ही उनकी सेंटर के साथ कश्मीर के स्टेटस को लेकर राय बदल गई। 1953 में उनको हटाकर कई साल के लिए डिटेंशन में डाल दिया गया। उनके बाद जो भी लीडर्स बने उनको ज्यादा पब्लिक सपोर्ट नहीं मिला और वो सेंटर की मदद से ही स्टेट चला पाए। कई इलेक्शंस में तो भ्रष्टाचार के एलिगेशंस भी लगाए गए। नाउ मूविंग फास्ट फॉरवर्ड टू 2015। 2015 में पहली बार इंडियाज रूलिंग बीजेपी पार्टी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में लोकल पीडीपी के साथ गठबंधन में सरकार बनाती है, जहां पीडीपी के मुफ्ती मोहम्मद सैयद चीफ मिनिस्टर बने। बाद में उनकी डेथ के बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती ने ये पद संभाला, लेकिन ये कोलिशन ज्यादा देर तक चल नहीं पाया। भारत सरकार इंसर्जेंसी को दबाने के लिए और कश्मीर में नॉर्मलसी लौटाने के लिए कई कदम उठा रही थी, लेकिन पुलवामा जैसे आतंकवादी हमलों ने शांति प्रक्रिया को काफी हद तक पीछे धकेल दिया। और 5 अगस्त 2019 को होम मिनिस्टर अमित शाह ने राज्यसभा में अनाउंस किया कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हटा दिया गया है। करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 303 सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा। उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। और इस नए ऑर्डर के थ्रू कहा गया कि अब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजंस जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू होंगे। इसके बाद पार्लियामेंट ने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास कर दिया। इस एक्ट के तहत जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट के दर्जे से हटाकर 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया। वेस्ट में जम्मू एंड कश्मीर एंड ईस्ट में लद्दाख। ये दोनों यूनियन टेरिटरीज 31 अक्टूबर 2019 को बनाई गई, जिसे नेशनल यूनिटी डे के तौर पर मनाया गया। स्टेट के नाम जम्मू एंड कश्मीर है, लेकिन इसमें 3 अलग अलग सोशल पॉलिटिकल रीजन्स शामिल हैं, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। जम्मू रीजन जो है वो फुट हिल्स और प्लेन का मिक्स है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम और सिख्स रहते हैं और अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। और कश्मीर वैली जो है वो सेंटर में है। यहाँ के लोग कश्मीरी बोलते हैं और मोस्टली मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। और यहाँ थोड़ी सी कश्मीरी स्पीकिंग हिंदू माइनॉरिटी भी है। लद्दाख रीजन में पॉपुलेशन बहुत कम है, जिसमें बुद्धिस्ट और मुस्लिम कम्युनिटीज ऑलमोस्ट बराबर हैं। और लद्दाख भी 2 मेन पार्ट्स में बटा है, लेह और कारगिल। और इन तीनों एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में इंसर्जेंसी और इंडिपेंडेंस की डिमांड सिर्फ कश्मीर वैली में ज्यादा है। जम्मू और लद्दाख में लोग अभी भी इंडिया का हिस्सा रहना चाहते हैं, बस वो अपने रीजन के लिए ऑटोनॉमी मांगते हैं। लेकिन कश्मीर अलगाव के पीछे कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं। सक्सेसिव सेंट्रल गवर्नमेंट कश्मीर इशू को सही से हैंडल नहीं कर पाई और बार बार स्टेट असेंबलीज डिसमिस होती रही। स्टेट गवर्नमेंट्स ने ग्रोथ और डेवलपमेंट का फायदा हर एरिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। पाकिस्तान के मिलिटेंट आउटफिट्स ने कश्मीरी यूथ का ब्रेन वॉश कर उनको इंडियन डेमोक्रेसी से दूर रखा। इसमें इंडियन फोर्सेस और सीएपीएफ की रेगुलर प्रेजेंस और आफ्सपा का मिसयूज एक बहुत बड़ी वजह है। आम जनता की लाइफ हमेशा आर्मी के बीच ही गुजरी है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ कभी नॉर्मल नहीं रही। कश्मीर हमेशा से इंडिया का इंटीग्रल पार्ट रहा है और यहाँ भी पूरे इंडिया की तरह मल्टी कल्चर्स हैं। लेकिन हमें अर्जेंट स्टेप्स उठाने चाहिए कश्मीर के यूथ में इस ट्रस्ट गैप को कम करने के लिए। सारे कश्मीरीज को इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में अपना ड्यू शेयर मिलना चाहिए। बाकी स्टेट्स की तरह जम्मू एंड कश्मीर में भी एडुकेट पॉलिटिकल ऑटोनॉमी होनी चाहिए। वायलेंस, टेररिज्म, इनोसेंट किलिंग्स किसी भी साइड से सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। आप क्या सोचते हो इस बारे में? अपने सुझाव मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।